कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल कोई है ही नहीं, इसलिए आपको कहीं से किसी को पूछ के इत्मीनान करने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं। और अच्छी बात है 4 चैनल तुरंत ही डिलीट भी हो चुके हैं, शायद दिन के अंत तक थोड़े और बंद हो जाए। हाँ, और हमें किसी चैनल से कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो करना है करो, हमारा नाम यूज मत करो। सिंपल सी चीज है, आप अपने नाम में करो ना। अगर किसी को XYZ को करना है, रामलाल श्यामलाल टेलीग्राम चैनल चलाओ, आप कौन मना करता है। सेबी से अप्रूवल ले लो, रजिस्ट्रेशन कराना, वो भी कराना नहीं कराना वो आपकी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट हमारा नाम मिस यूज न करें, आप अपने हिसाब से जो करना है करें। आइए, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। देखिए अनिल जी, कल की अदानी पावर की अपार सफलता के बाद पिक ऑफ द डे में, तो आज अनिल जी मैं दो पिक ऑफ द डे लाया हूं। एक वायदा बाजार से, कैश सेगमेंट की। पहला पिक ऑफ द डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कल एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2500 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली निकला है। तो 2490 2490 का स्टॉप लॉस है, 2570 2570 के टारगेट के लिए रिलायंस है मेरा पहला पिक ऑफ द डे। और दूसरा एक स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा लग रहा है, इसमें भी खरीदारी की राय है। 307 307 का एक इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, 334 334 के टारगेट के लिए KNR कंस्ट्रक्शन पर खरीदारी की राय है। ओके, तो 2 स्टॉक्स हैं आज पिक ऑफ द डे के तौर पर बंसल जी की तरफ से। ओके, परफेक्ट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो ये जो टेलीग्राम चैनल्स पर मुहिम आपने चलाई है अनिल जी, मैं पूरी तरह इसके साथ हूं। और अनिल जी, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स मेरे नाम से भी चल रहे हैं, जिसमें मेरी तस्वीर का भी इस्तेमाल हो रहा है। कई बार मैंने रिपोर्ट किया है। तो अनिल जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल जी, तुरंत प्रभाव से कोई भी मेरा भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है तो प्लीज अनिल जी उससे सावधान हो जाएं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वैसे धन्यवाद हमें सेबी को देना चाहिए, एक्शन उनका है, मुहिम भी उनकी है। हमने तो समय समय पर थोड़ा सा आगाह किया बस। और कुणाल जी भी कह रहे हैं उनका कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो सावधानी रखें। बताएं सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है SRF में अगर आप देखें तो कल के ट्रेड में हमने 2515 की एक मेजर रेजिस्टेंस को पार होते हुए देखा। और ये उन बहुत चुनिंदा केमिकल कंपनीज में से एक है जो कि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, तो इससे इसकी आउट परफॉर्मेंस साबित होती है। SRF को खरीद करके चलें। यह स्टॉक इन स्तरों से भी बहुत ऊपर के लेवल्स पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 2550 रुपए पर, 2550 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 2725 रुपए का, 2725 का, और इवेंचुअल टारगेट 2800 रुपए का होगा। तो 2800 के लेवल SRF में आते हुए दिखेंगे। खरीदारी की राय। बिल्कुल। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार तो आज बिल्कुल एक अच्छी तेजी के साथ खुल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मूड माहौल है। हालांकि ये तेजी खुलने के बाद कितने समय तक रहती है या बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है। जहां तक मेरी आज पिक ऑफ द डे का सवाल है, मुझे लगता है आज जो तीनों IT कंपनी के नतीजे आए हैं उसके बाद IT सेक्टर फोकस पे रहेगा। तो इन तीनों को छोड़ के मुझे लगता है जो सेकंड रैंक IT कंपनी जिनके नतीजे आने वाले हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आज पिक किया माइंडट्री को, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे माइंडट्री के भी बहुत ही अच्छे रहने चाहिए, तो माइंडट्री पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का टारगेट रहेगा 4725 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 4600 रुपए। 4600 का स्टॉप लॉस, 4725 के टारगेट के लिए माइंडट्री में करें खरीदारी। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। सेठी साहब की ये है आज की पिक, लेकिन सेठी साहब के पास तो पिटारा होता है पूरा पिक्स का। थोड़ी देर में फिर से जानेंगे उनसे। और तब तक आइए सुमित जी सुप्रभात, पिक्स बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे है वो है मैकडॉवेल। 910 914 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल स्टॉक ने क्लोजिंग सेशन में एक अच्छा मूव दिखाया और 3 दिनों के हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दी है। बिल्कुल अगर ये स्टॉक के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, आज और आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 935 रुपए से लेके 950 रुपए तक के। 895 890 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 890 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 935 से 950 के टारगेट्स के लिए। ओके, मैकडॉवेल में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, जो स्टॉक बाय करना है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से, और उसमें हमें अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के अशोक लीलैंड के सेटअप बने हैं वीकली चार्ट पे, जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहां से बाय करना चाहिए।
कल के फ्यूचर के क्लोज थे करीब 139 के आसपास, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 145 से 146 का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 137 का। अशोक लीलैंड फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो अशोक लेलैंड में करें खरीदारी, ये राय है राजेश पालविया साहब की तरफ से। और पूछ लेते हैं किरण जी को भी, उनकी क्या राय है। किरण जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। देखिए, बंसल जी से प्रेरित होते हुए मैं भी दो पिक्स देने वाला हूं, एक एफएनओ सेगमेंट का, एक कैश का सेगमेंट का। कल से कैश सेगमेंट में काफी, कल से नहीं पिछले दिनों में कैश सेगमेंट में काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो पहले मैं एफएनओ की बात करूंगा। एस्कॉर्ट्स बाय करना है। आज जो करेक्शन होना था हो चुका है। 1950 से लेके लगभग हम 1850 तक की करेक्शन देखने को मिली, और कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग और ऑप्शन चेन डेटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी तरह से अनवाइंडिंग होती नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए आज के सत्र में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1850 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए 1885, 1895 ये दो टारगेट्स रहेंगे एस्कॉर्ट्स के लिए। कैश वाला दूसरा काउंटर रहेगा, वो रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी कल बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, और डिस्क्लेमर के तौर पे आज हमने हमारे क्लाइंट्स को लेने के लिए सलाह दी है ग्रेफाइट में, जो मार्केट खुलने के बाद ही बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इधर लगभग 525 के आसपास रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 620, 640 के टारगेट्स पोजिशनली 2 से 3 दिन का वक्त लेते हैं, तो वो लेवल्स तक के जाने की संभावना बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है। 620, 640 के टारगेट के लिए ग्रेफाइट में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए किरण जी की तरफ से, और साथ ही एस्कॉर्ट्स भी। सेठी साहब बताएं सर, आपकी और कौन सी पिक्स है एफएनओ की जहां पर फोकस करना चाहिए आज के लिए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। जो उसमें पहला स्टॉक है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो कि कल 301 के लेवल पे बंद हुआ है। एक दमदार टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल स्पेस पे मैं बुलिश रहा हूं, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज तेजी होनी चाहिए, तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है 310 का, स्टॉप लॉस है 295 का। सेकंड स्टॉक रहेगा रेन इंडस्ट्रीज, जो 241 पे कल बंद हुआ है। ये भी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको मैंने कुछ वीक्स पहले 205 के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है, बट अब ये एफएनओ में भी आ गया है और 241 पे है। मुझे लगता है जिस तरह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस में दुनिया भर में उछाल देखा जा रहा है, तो ये जो सीपीसी जो बनाती है कैल्साइट पेट्रोलियम कोक, वो एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से उसकी डिमांड रहती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी तेजी रहनी चाहिए। तो 241 पे खरीदारी करने की सलाह, 250 का टारगेट और 235 का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक है आपका पसंदीदा स्टॉक यूपीएल। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बजट के पहले एक बहुत अच्छा, ऑलरेडी हालांकि तेजी हो चुकी है, बट यहां से भी अच्छे अपसाइड, चूंकि बाजार का सेंटीमेंट भी अच्छा है, यहां पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है 835 तक के टारगेट्स आज आने चाहिए, 815 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा, जो कल 3160 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। 3225 का टारगेट है और 3130 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी साहब की कुछ बेहतरीन पिक्स, टोरेंट फार्मा, यूपीएल, रेन इंडस्ट्रीज और साथ ही एबी फैशन, कुछ और बेहतरीन आइडियाज आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहेंगे, उन पर ही करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और लेते हैं उनकी राय। एमएसटीसी, सुमित जी, हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है कि इनका जो महिंद्रा एक्सीलियो के साथ जेवी है, स्क्रैपेज सेंटर लगाने की इनकी योजना है। जेवी के तहत लगाया जाएगा, बट एमएसटीसी ऑफ कोर्स स्क्रैपेज में जब भी बात चलती है इनका नाम सबसे ऊपर आता है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? ऊपर में इमीडिएट हर्डल है 375 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा, और फिर 400 प्लस के लेवल एमएसटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, डिप में खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है 335, 340 के आसपास है, और ऊपर में 375 का पहला इमीडिएट हर्डल, वो टूटने के बाद 400 प्लस के लेवल एमएसटीसी के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो इस पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पालविया साहब इस पर भी अपनी राय दें। इनका जो एक जेवी है रेक्सान के साथ, उसे पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी मिल गई है, व्हाइट गुड्स बनाएंगे, भारत के में भी इसका यूज होगा और एक्सपोर्ट्स भी किए जाएंगे। चार्ट्स क्या कहती हैं सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज? वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका है 5200 के आसपास। अगर ये 5200 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो हमें लगता है यहां से एक पुल बैक एक्शन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है, और ये एक डिप है, इसको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। तो 5200 का स्टॉप लॉस रहेगा,
ये लेवल होल्ड होते तो हमें लगता है वापस पुल बैक में स्टॉक में 5350 5400 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। 5400 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसमें यहाँ से पुल बैक और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में फिर 5500 5600 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी 5200 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक 5200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। एक्शन में रहेगा ये काउंटर भी। पॉजिटिव खबर आ रही है। ऐसी कुछ और खबरें भी हैं जहां पर हमें करना है फोकस। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। आइए एक और दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। सेंचुरी मारता हुआ एसजेएक्स निफ्टी, लेकिन आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का एक्शन और 3 आईटी दिग्गजों के नतीजों पर भी पूरा का पूरा रिएक्शन। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की भी बात है। थोड़ा ऊंचाई से एसजीएक्स निफ्टी जरूर फिसला होगा, बट देखिए 100 पॉइंट्स की गेन होल्ड कर रहा है। मोर इंपोर्टेंटली 18300 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है, करीब आधा % ऊपर। डाउ फ्यूचर्स हल्की नरमी है। कल एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ, पर 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। एशिया में भी थोड़ा मिला जुला एक्शन है, बट कोई ऐसे नेगेटिव मूव्स नहीं आ रहे हैं। तो अनिल जी, अच्छे संकेत है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा हल्का हुआ है, बट अभी भी 100 पॉइंट्स ऊपर की ही ओपनिंग दिखा रहा है सर। बिल्कुल, तो 100 पॉइंट ऊपर, हालांकि 135 140 पॉइंट जितना ऊपर दिख रहा था 8 बजे, उससे थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन अब भी मजबूत शुरुआत के पूरे संकेत आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आज की एक बड़ी खबर पर करते हैं फोकस। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने टेलीग्राम चैनल्स के जरिए मार्केट मैनिपुलेशन करने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि सेबी के मामलों से ये सारे जुड़े मामलों पर पूरी नजर रखते हैं। तरुण, बताइए क्या है पूरी खबर? सेबी ने क्या एक्शन लिया है, क्यों एक्शन लिया है और किन पर एक्शन लिया है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, दिसंबर 1 को जी बिजनेस ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि सेबी ने एक मेहसाना और अहमदाबाद में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है। उस सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में एक बहुत कम समय में सेबी ने ऑर्डर भी पास कर दिया है और उस ऑर्डर में साफ तौर से निकल कर आ रहा है कि एक बुल रन 2017 नाम से टेलीग्राम चलाने वाले 6 लोगों पे सेबी ने कार्रवाई करी है और इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा साफ था। पहले वो एक ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट करते थे और उसके बाद जो उनके सब्सक्राइबर जो उस टेलीग्राम में जो लोग थे उसमें वो पोस्ट करते थे कि आप इस स्टॉक को खरीदिए। जब लोग उस स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देते थे, तब ये लोग अपनी जो पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ कर लेते थे और लोग जो थे वो उस स्टॉक में फंस जाते थे। तो उस पे सेबी ने करीबन 10 महीने का जो इन्वेस्टिगेशन किया है का टाइम पीरियड रखा है, उसमें उन्होंने 2.84 करोड़ का अनलॉफुल गेन यहाँ पे कमाया है। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो ये लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, उसके बावजूद स्टॉक टिप्स दे रहे थे। दूसरी बात कि ये इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी पे सेबी की नजर है। जो अभी तक आप देख रहे थे कि नॉर्मल ही जो या तो टीवी चैनल्स या बाकी जगहों पे जहां पे स्टॉक टिप्स दी जाती है वहां पे है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी सेबी की पूरी नजर है और एक बहुत कम समय पे सेबी ने इस करीबन 1 महीने के अंतराल में ही सेबी ने अपना एक इंटरिम ऑर्डर इस पे पास कर दिया है और इन लोगों को बोला है कि जो इनकी ओपन पोजीशन है वो अगले 3 महीने में वो स्क्वायर ऑफ कर लें। लेकिन इसके साथ साथ जी बिजनेस की भी एक ये मुहिम थी। एक पूरी मुहिम के बाद चाहे रेगुलेटर हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों ही एक्शन में आए और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारा का सारा एक्शन हुआ है सेबी की तरफ से टेलीग्राम चैनल्स पर, और जब हमने बात की और हमने जब लिस्ट रखी उसके बाद ऑलरेडी 6-7 टेलीग्राम चैनल्स हमारे नाम पर जो जी बिजनेस है मेरे नाम पर बने हुए और धीमे धीमे बंद होते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, जब आप जाग जाए तभी सवेरा, जब गलती सुधार ले तो ही अच्छा है, जितना जल्दी सुधारे उतना बेहतर है। तो चलिए, ये है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर सेबी का एक्शन। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में और आप देख सकते हैं बाजार मजबूत शुरुआत के संकेत देते हुए दिख रहे हैं। पहली टिक सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी आपके सामने आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स से 800 पॉइंट पर वेरी गुड और बैंक निफ्टी नीचे 1% वेरी बैड।
तो दोनों ही एक डायरेक्शन में आपके लिए दिखेंगे और वो होना चाहिए हरे निशान में। देख लेते हैं कहां खुलते हैं। इस बीच SGX निफ्टी मजबूती से 18,300 के ऊपर 100 पॉइंट ऊपर है। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग डीप करने जा रहे हैं। उसके पहले एक बार जल्दी से एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हम कर लेते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वो बताएंगे कि एक बड़ी खबर है। उससे पहले जल्दी से दीप बता दें कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। एब्सोल्युटली अनिल जी, कच्चा तेल थोड़ा सुस्त है, आधे % की गिरावट है। हालांकि हमने देखा कि अब 6000 का लेवल क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर ही होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो वैसे दाम एलिवेटेड है। आज सुबह थोड़ा सुस्त है। कल शाम को फिर से हमने एक बड़ी तेजी यहां पर आती हुई देखी थी अमेरिकी भंडार गिरने के बाद। नेचुरल गैस में भी लगातार तेजी है अनिल जी, और 350 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। कुछ दिन पहले 280 290 तक के दाम गिर चुके थे, अब वापस रिबाउंड करके 350 के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस की जो तेजी है वो आपको बरकरार दिख रही है। गोल्ड एकदम सुस्त, एकदम सपाट। वैसे 3 दिनों से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। सिल्वर पर भी रखिए नजर, आज सुबह हल्की खरीदारी हो रही है, करीब 40-50 रुपए ऊपर है, 61,900 के करीब। बेस मेटल्स कल की रैली के बाद आज थोड़े सुस्त होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एल्यूमिनियम और निकल यहां पर लगातार दामों में उछाल है। आज सुबह एकदम सपाट शुरुआत करते हुए कॉपर के दाम आधा % आपको नीचे दिखेंगे। जिंक में भी आपको सुस्ती बनती हुई दिख रही है। तो थोड़े सुस्त है बाजार इस समय, बट एक्शन आपको कमोडिटीज में लगातार बनते हुए दिख रहा है। नजर रहेगी एल्यूमिनियम पर रखनी है नजर सर, और कच्चे तेल पर रखनी है नजर, क्योंकि लगातार इन दोनों में पिछले कुछ दिनों से बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन कमोडिटी बाजार में। आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है इस वक्त। अमरीश, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? खबर है एमएसटीसी से जुड़ी हुई। एमएसटीसी ने 4 नए राज्यों में स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है सड़क और परिवहन मंत्रालय को, और उम्मीद है कि इसी महीने में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। एमएसटीसी की बात करें तो एमएसटीसी ने महिंद्रा एक्सेलो के साथ जेवी करके एक नई कंपनी बनाई है सेरो नाम से, और मुंबई समेत नासिक, पुणे, इन जगहों पर ऑलरेडी इन्होंने एमओयू कर दिया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। इनके ऑलरेडी सेंटर 2 जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नोएडा और पुणे में है। अब आगे इनकी योजना इसको एक्सपेंड करने की है, और 4 राज्य जो कि स्क्रैपेज सेंटर खोलने का इनका जो प्लान है, जहां पर उसमें तेलंगाना है, गुजरात है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल है। और इनका उम्मीद है कि सबसे ज्यादा जो इनके लिए बटर पॉइंट होगा वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात से इनको इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, और वहां गाड़ियों की जो डिमांड है उसके जो नजदीकी राज्य हैं उनमें भी गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में उनको सबसे ज्यादा उम्मीद गुजरात से है, और गुजरात में इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्लांट लगाने के लिए रिक्वेस्ट दी है। जो हमारी जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से गुजरात में ये 6 प्लांट के लिए इन्होंने अर्जी दी है। इसके अलावा देश ये जो बाकी जो 4 राज्य हैं उनमें कुल मिलाकर 15 जो प्लांट की योजना है इनकी। अगर सरकार की बात करते हैं तो जब से ये स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद से लगातार कंपनियों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है, और सरकार इस उम्मीद पे है कि इस साल के अंत तक लगभग 50 फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रैपेज सेंटर्स देश में एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा 450 से ज्यादा ऑटोमेटेड रजिस्टर्ड स्क्रैपेज के जो सेंटर्स होंगे, जो कि सर्टिफिकेशन देंगे, वो भी खुलेंगे। तो कुल आगे हम देख सकते हैं कि इस तरह की कंपनियां इसमें और एक्सपेंड करेंगी, इसमें और ज्यादा निवेश करेंगी। अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से यह है कि देश भर में इन 4 राज्यों में जो एमएसटीसी और महिंद्रा का जेवी है सेरो, वो उसने 15 से ज्यादा प्लांट्स के लिए अर्जी दी है, और उम्मीद है कि इसी महीने इनको मिल जाए मंजूरी भी। जी सर, बिल्कुल। तो यह है एमएसटीसी के लिए बड़ी खबर, जहां पर कुछ और स्क्रैपिंग सेंटर लगाने की तैयारी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह से पुराने व्हीकल्स को डिस्कार्ड करने की जो पॉलिसी आ चुकी है, उसके चलते हुए सेरो के साथ मिलकर जो स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की एमएसटीसी की योजना है वो और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। एमएसटीसी के लिए ये एक अच्छा बिजनेस बढ़ाने का तरीका होगा। वैसे भी एमएसटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो बजट के महीने में, बजट के पहले काफी एक्शन में रहता है, मजबूत रहता भी है। आइए सेठी साहब से एक बार राय लें। सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में कई बार रहा है एमएसटीसी, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आपको सब कुछ याद रहता है। पिछले साल बजट में जब हम लाइव शो कर रहे थे तो उस दिन भी, जिस दिन स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था, 200 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था इस स्टॉक को। उसके बाद वहां से 1 महीने के अंदर ये डबल हो गया, 400 रुपए का भाव हो गए थे। बट वहां से फिर अच्छा खासा करेक्शन के बाद आज जब चलने लगा है, मुझे लगता है ये जो खबरें हैं डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। एक तो
जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ने जिसको मंजूरी दी है उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा, क्योंकि ये इकलौती कंपनी है जो इस तरह का कारोबार में है। बाकी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए, बिकॉज सरकार के जितने भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं, जैसे अभी एयरपोर्ट्स की बिडिंग हुई, ई उड़ान करके इनका पोर्टल है उसके अंतर्गत हुई थी। फिर कई सारे जो एग्री प्रोडक्ट्स की जो ऑप्शन होता है वो भी एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पे होता है। और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हमने देखा किस तरह से आईईएक्स फिर आईआरसीटीसी इन सब के वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत बहुत अच्छा करना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में इस पर खरीदारी करने की सलाह में खरीदारी करने की सलाह है। और थोड़ी देर पहले सुमित जी बता भी रहे थे 375 के ऊपर ये स्टॉक मजबूत होता हुआ दिखेगा। पालिया साहब आप भी एक बार जरा चार्ट पे नजर डालिए, लग रहा है 375 के आसपास या इसके ऊपर खुलने के संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं। क्या लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए? तो अनिल जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बनाई है, अब 375 जो कि इसका एक प्रीवियस स्विंग हाई था उसका अगर आज ब्रेकआउट होकर इसके ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक, तो हमें लगता है कि स्टॉक में फिर 410 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकती है। 410 टारगेट होंगे 375 के ऊपर, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी ओवर हो चुका है। 350 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 375 पहला होगा, उसके बाद 410 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। 375 के ऊपर 410 तक के टारगेट और 375 के ऊपर ही खुलने के पूरे संकेत देता हुआ इस वक्त आपके लिए एमएसटीसी। वागे साहब का भी करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है M&M फाइनेंस। 165 का बंद है, कल जो मोमेंटम से निकला है मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगा। 162 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 174 तक के लेवल्स में समझ रहा हूं आज और कल में आना चाहिए। ओके, तो M&M फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, इस पर करके चलनी है आपको खरीदारी, ये है वागले साहब की तरफ से राय। सेठी साहब, टाटा मोटर्स लंबे समय थोड़ा रेंज बाउंड स्टॉक हो गया है। जेएलआर की रिटेल बिक्री के अपडेट आपको आते हुए दिखे हैं। कुल बिक्री में करीब 38% की गिरावट रही है, जहां पर जैगुआर में लगभग 48% की गिरावट थी और लैंड रोवर में 34% की गिरावट है। ये रिटेल सेल्स के नंबर्स हैं। चाइना 7%, यूरोप 7%, नॉर्थ अमेरिका 12% की गिरावट और बाकी देशों में तो और ज्यादा गिरावट रही। तो थोड़ी रिटेल बिक्री के आंकड़े कम आए हैं, बट कंपनी का कहना है कि मांग ठीक है और चिप सप्लाई की सिचुएशन ये सुधरते हुए देख रहे हैं। तो यहां से क्या करना है सर टाटा मोटर्स में? जो खबरें हैं डेफिनेटली थोड़ी बहुत नेगेटिव है और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट बाजार में खुलते समय तो एटलीस्ट इस स्टॉक पे देखा जाना चाहिए। बट ये जो भी सेल्स में कमी आई है मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की वजह से ही है। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये स्टॉक में कुछ गिरावट आती है 500 के नीचे, मतलब 490 95 के आसपास वापस आता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं, मुझे लगता है अच्छा करेगा स्टॉक यहाँ से लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल, तो अच्छा करेगा। थोड़ा ये खबर के दम पर हल्का सा क्वाइट रह सकता है काउंटर, बट वैसे लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है टाटा मोटर्स पर। रेट्स भी हो गए सेटल और अनिल जी विपरीत एक्शन ही हो गया सर। जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था 18,257 पर निफ्टी खुल रहा है, करीब 44 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी इनफैक्ट माइल्ड नेगेटिव टेरिटरी में, सिर्फ 10 पॉइंट नीचे 38,717 के लेवल पर। ये ज्यादा रियलिस्टिक लेवल है सर, क्या करना है यहाँ पर? हाँ ये ठीक है दीप, 150 पॉइंट का गैप बन नहीं रहा था डेटा के लिहाज से और मूड माहौल के लिहाज से, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई खास ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। 45 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। देखिए 18,265 का मैंने लेवल दिया था आपको, राइट? 18,265 के बेहद करीब 6-7 पॉइंट नीचे वहां पर खुल रहा है। तो 18,265 18,300 ऊपर का कंजेशन जोन है। 18,300 के पार निकल कर टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी आएगी जो 18,350 375 तक ले जाएगी, मैक्सिमम उतना ही है। एंट्री पॉइंट वैसे 18,200 के आसपास बनता है, तो थोड़ी देर इंतजार करें कि आप 18,265 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है। मैं थोड़ा सा 18,200 के आसपास इसके नीचे खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा उससे पहले ही। तो थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत खराब होना है, 18,200 के आसपास आए तो लेना बनता है, वहां पर एक बार आप शुरुआत कर सकते हैं। 18,125 आए तो और ऐड कर सकते हैं। तो दो अच्छे लेवल है एंट्री करने के लिए, 18,200 और 18,125। प्रॉफिट बुक करने के लिए 18,300 18,350 अच्छी लेवल है, जहां पर अगर पहले ऊपर पहुंच जाए एसजीएक्स को देख के मूड बन जाएगी, नहीं मुझे तो ऊपर जाना है पहले, तो कोई बात नहीं, जाइए वहां पर प्रॉफिट बुक करिए। बैंक निफ्टी 38,717 कुछ नहीं करेंगे। देखो 38,539 रेंज है, 38,500 के आसपास आएगा वहां से खरीदने का मन बनाएंगे। 38,900 39,000 के आसपास आएगा तो हम बेचने का मन बनाएंगे, प्रॉफिट बुक करने का मन बनाएंगे। तो इस रेंज के बीचों बीच खुल रहा है तो नोटा है फिलहाल, इंतजार। आज है ना हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी दीप, एक चीज समझिए, लेवल्स का इंतजार कीजिए दोनों तरफ।
बेचने के लिए भी जल्दबाजी मत कीजिए, खरीदने के लिए भी मत कीजिए, मौका दे देगा बाजार। अगर आप रेंज के लिए इंतजार करेंगे, एंट्री पॉइंट आपका सही हो गया तो पैसे बन जाएंगे। एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए, जैसा अनिल जी ने कहा, सुबह भी स्ट्रैटेजिक समय ये कह रहे थे, ध्यान से लेवल्स आए तभी आप अपना ट्रेड इनिशिएट करें। आईटी स्टॉक्स का पूरा सहारा रहेगा, पर अनिल जी सुबह एनालिसिस में कह भी रहे थे विप्रो इन तीनों में थोड़ा सुस्त दिख रहा है। इनफैक्ट 4% नीचे विप्रो के खुलने के आसार हैं। एक बार जरा लेवल्स जान ले, विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। किरण जी बताएं सर, 4% नीचे खुल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है विप्रो के लिए? दीप देखिए, पिछले 3-4 दिन से लगातार ऊपर में बिकवाली हो रही थी और सप्लाई देखने को मिल रहा था चार्ट पे। अभी जो नेक्स्ट लेवल जो है वो लगभग आ रहा है 666-660 का, तो उसी के आसपास हम खुलते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है जहां पे ब्रेकआउट हुआ वही टेस्ट हो रहा है, तो 660 का आपका लॉन्ग, अगर लॉन्ग पोजीशन से 660 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर फ्रेश पोजीशंस लेते हैं नीचे के स्तर में तो वापस एक बार 660 के नीचे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए और बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। पर जब गैप से खुलता है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो जाते हैं तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी होती है, पर नीचे से अगर 660 होल्ड करता है तो उधर से एक पुल बैक रैली देखने को भी मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए विप्रो। 660 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर होल्ड करता है तो शायद थोड़ी पुल बैक रैली यहां पर आपको आती हुई दिख सकती है। इस काउंटर पर नजर रखेंगे विप्रो के एक्शन। इन्फोसिस और टीसीएस ये दोनों पॉजिटिव खुलने के लिए तैयार हैं एज एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट। नजर रखेंगे इन सभी काउंटर्स पर। एमएनएम फाइनेंस पर भी रखनी है नजर, क्योंकि इस पर आपके लिए आई है ब्रोकरेज रिपोर्ट। वागले साहब की बाई लिस्ट में भी ये काउंटर आते हुए दिखाए। नजारा टेक्नोलॉजीज, जरा इसके चार्ट पर जरा राय देने कुणाल जी। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने जा रहे हैं, 17 जनवरी को फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक है, क्या राय है सर नजारा पर? देखिए, चार्ट बहुत शानदार है दीपांशु, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाने के बाद मुझे लगता है इसमें दोबारा तेजी बनेगी। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, मेरी राय में बने रहना चाहिए। नई खरीदारी की कोई राय नहीं है। 2250 का एक स्टॉप लॉस रख लें, 2250 के आसपास 2200 पर रख लें, और ऊपर जैसे ही स्टॉक 2500 के लेवल्स को पार करेगा इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और फिर मुझे लगता है 3000 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 2500 के ऊपर खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस 2200 पर रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए नजारा टेक्नोलॉजीज, इस पर भी रखनी है नजर। सरी साहब, मदरसन सुमी, हालांकि आज करंट और अगले 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे, क्योंकि कल एक्स डेट है जो इनके डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस का डीमर्जर है। बट मदरसन यहां से फिर कैसे राय बनती है सर काउंटर पर आगे जाकर, ये जो थोड़ी इंटरनल ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग करी है इन्होंने? नहीं दीपक, बिल्कुल देखिए, स्टॉक तो इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द ऑटो कंपोनेंट स्पेस। या जो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है वो होने के बाद ये जो स्टैंड अलोन वापस से जो ट्रेड करेगी कंपनी, मुझे लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, अगर आपका मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है तो। ओके, तो नजर रखिए मदरसन सुमी पर भी, ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिखेगा। चार्ट चेक ले लें टीसीएस और इन्फी पर भी। वागले साहब, इन्फोसिस 1.5% ऊपर खुल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल सर आज ट्रेड में। दीपांशु, 1910-1920 का एक लेवल है जो मुझे नहीं लगता इतनी इजीली क्रॉस करेगा। ऑन द डाउनसाइड 1850 भी ब्रेक नहीं करेगा। व्यू ओवरऑल बुलिश है, मोमेंटम आएगा 1920 के पास पार निकलने के बाद। ओके, तो यह है आपके लिए इन्फोसिस। बंसल जी, टीसीएस? देखिए दिवांशु, टीसीएस में देखें तो प्री ओपनिंग में कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है, बट यहां पर 3930 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। 3930 के ऊपर सस्टेन करेगा तो प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और नतीजों के बाद अगर हम देखें तो प्री ओपनिंग में जहां पर एक नए पॉजिटिव क्रॉसओवर के संकेत आ रहे हैं वो इन्फोसिस है। तो अगर इंट्राडे के नजरिए से, 1-2 दिन के नजरिए से लेना है तो इन्फोसिस मुझे लगता है कि शायद बेटर ऑप्शन रहेगा एज कंपेयर टू टीसीएस। थोड़ा आवाज में कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है बंसल जी, मतलब थोड़ा बाजार खुलने के बाद मन बनाना चाहते हो क्या? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। देखिए इन्फोसिस के अंदर प्री ओपनिंग के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और टीसीएस के अंदर एक बड़ी ऊंची बायबैक प्राइस के बाद ओपनिंग के अंदर कुछ फायरवर्क्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए बोला अनिल जी 3930 के ऊपर अनिल जी देखने को मिलेगा।
और अनिल जी आवाज जो लड़खड़ा रही है अनिल जी, वो इसलिए नहीं लड़खड़ा रही है कि क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस कम है। अनिल जी सर्दी ज्यादा है, सर्दी लग रही है। ओके, रुकिए, बाजार की गर्मी में आपका इंतजाम करवाते हैं। मजबूत शुरुआत होती हुई दिखी है, लेकिन उतनी नहीं जितना एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा था। कहां 125-150 पॉइंट ऊपर था, कहां निफ्टी एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, एकदम 4-5 पॉइंट ऊपर ही इस वक्त आपको नजर आएगा। और बैंक निफ्टी तो नीचे लुढ़कता हुआ अब 100 पॉइंट नीचे है। तो 18,200-225 कल के हाइस के आसपास आता हुआ 18,227, तो गैप से खुलने के बाद तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है आज के सेशन में। इसलिए आज सुबह से हम आपको आगाह कर रहे थे कि ज्यादा जोश में रहिए, बाजार मौका देगा। पहला मौका 18,200 के आसपास का बनता है, वहां से शुरुआत कीजिए, फिर नीचे आए 18,125 तो और ऐड कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, ये ज्यादा ठीक है। कूद कूद के नहीं, आराम आराम से, ये है आपके लिए राय। और एग्जैक्टली बाजार देखिए 150 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, इसलिए सुबह सुबह आपको अलर्ट करने की जरूरत थी और वो हमने कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, जो हो गया वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। पहले आज के हाईज बता दूं ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए निफ्टी ने हाई बनाया है 18,258 का और बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 38,717 का। वहां से थोड़ा थोड़ा नीचे हम आए हैं। नहीं, ये तो मैंने फ्यूचर बता दी, माफ कीजिएगा। 18,258 जी हाँ निफ्टी का हाई है और 38,717 ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है। आइए कहां से बन रहा है दबाव वो देख लीजिए, कहां से आ रही है मजबूती। पावर ग्रिड 1.25% मजबूत, टॉप गेनर इन्फोसिस 1% मजबूत है, टीसीएस 1% मजबूत है, टाटा स्टील में 0.5% की तेजी है, सन फार्मा सिप्ला हरे निशान में खुलते हुए। कमजोर क्या है? विप्रो 4.5% नीचे आज के सेशन में कमजोर होता हुआ नतीजे के बाद। टेक महिंद्रा 1% नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 1% का नुकसान। वायदा कारोबार की तरफ आइए, टॉप गेनर आज फिर से आइडिया वायदा कारोबार के बैन में 2% मजबूत, पावर ग्रिड इन्फोसिस मजबूत है, इंडिगो में 1% की तेजी, डिक्सन के लिए भी अच्छी खबर 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। टाटा ग्रुप के दो स्टॉक्स इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश करते हुए, टीसीएस और टाटा स्टील। कमजोर विप्रो 5% नीचे, ओबेरॉय रियल्टी 1% नीचे, जीएमआर इंफ्रा 1% नीचे, ठीक है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मदरसन सुमी के लिए भी अब डीमर्जर और वो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, 1% नीचे खुलता हुआ ये स्टॉक भी आज के सेशन में। एमएससीसी एक और स्टॉक है कैश मार्केट का जिस पर फोकस करने के लिए बड़ा ब्रेकआउट 375 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के दम पर इस स्टॉक में तगड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। दीप बताइए कहां है आपकी नजर? सर एमएसटीसी में तो अच्छा एक्शन है ही, साथ ही ग्रीव्स कॉटन 2 दिन बड़ी मूव्स आई, फिर कल थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, प्राइस बैंड रिवीजन भी हुआ था, आज फिर से एक्शन में आ रहा है, 2.5% ऊपर दिखेगा। वेस्ट कोस्ट पेपर में खरीदारी, हुतमा का पीपीएल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ, अपोलो पाइप्स 2.25% ऊपर है, टीसीआई एक्सप्रेस में भी आप खरीदारी देख रहे हैं, शिल्पा मेडिकेयर, एआईए इंजीनियरिंग, एमटीएनएल, इंडिगो पेंट्स, यूनिकेम, टाटा मेटालिक्स कल भी तेजी में था, आज भी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ, साथ ही शंकरा बिल्डकॉन, शारदा क्रॉपकेम, जीएमएम फॉडलर और टाटा एलेक्सी कुछ और काउंटर्स जहां पर आप खरीदारी का एक्शन आते हुए देख रहे हैं। खबरों के दम पर पीबी फिनटेक पर भी रखिए नजर, इसने अपने अपडेट्स जारी किए थे। नजारा टेक फंड रेजिंग करने जा रहा है प्रेफ इशू के जरिए, एचजी इंफ्रा इनका एक ऑर्डर रद्द किया गया है। स्पार्क के लिए अच्छी खबर आई थी आज सुबह और हमारा बजट का सस्ता से एनसीसी, इस पर थोड़ा फंड एक्शन हुआ था, ये भी फोकस में रहना चाहिए। गिरावट कहां पर आ रही है? वीकनेस आप बनते हुए देख रहे हैं कैमलिन फाइन साइंसेज पर, पिछले कुछ दिनों से एक जबरदस्त तेजी बनी थी, आज मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। अपोलो ट्राइकॉट्स में हल्की गिरावट इस समय दिखेगी। एफिल इंडिया कल की तेजी के बाद थोड़ा सुस्त होते हुए, मैस्टेक, आयन एक्सचेंज, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, टीवीएस श्रीचक्र, एस्टेक लाइफ साइंसेज और जस्ट डायल कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस दिखेगी। तेजस नेटवर्क्स भी हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं। तो अनिल जी थोड़ा रोटेशन है, स्पेशली उन स्टॉक्स में जहां कल आप क्लोजिंग में बड़ा एक्शन देख रहे थे, आज थोड़ा सुबह थोड़ी सी सुस्ती ये दिखा रहे हैं। बैंक्स में ज्यादा गिरावट है इस समय, बैंक निफ्टी करीब 150 अंक नीचे, निफ्टी बिकॉज ऑफ सम आईटी स्टॉक्स होल्ड करते हुए दिख रहा है, पर विप्रो पर वीकनेस ज्यादा बनती हुई दिख रही है। अनिल जी तो ओवरऑल ठीक शुरुआत है, उतनी मजबूत नहीं जितना एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा था, बट ओपनिंग के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स सर थोड़ा कमजोर इस समय दिख रहा है। बात दीजिए एकदम निफ्टी को आप बिल्कुल एकदम स्क्रिप्टेड लाइन पर चल रहे हैं। 18,300 पर नहीं लेना, पहला एंट्री लेवल 18,200 और आज का लो देख लीजिए 18,201 और वहां से 40 पॉइंट की रिकवरी। तो आपको नीचे में, इसलिए मैं आज शिकार बराबर करिए, गात लगाकर अपने लेवल पर। अगर एंट्री सही होगी तो पैसे बन जाएंगे। 50 पॉइंट चुटकियों में बनते हुए दिख रहे हैं अगर आपने सही लेवल पर एंट्री की है, और सही लेवल पर एंट्री नहीं की और गलत लेवल पर की होती तो 100 पॉइंट नीचे भी देखने पड़ते थे, 50 पॉइंट नीचे भी देखने पड़ते थे। तो चलिए ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है आपके लिए आपके बजट में सस्ता शेयर, और हर रोज की तरह तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए आज का स्टॉक।
बनाए आशीष। सर स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउस। यहाँ पर देखिए तो कंपनी को जो है 30 सालों का जो अनुभव है कारोबार का है और इनका नेटवर्क अगर आप देखें तो पूरे देश भर में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 64 शहरों में 94 शाखाओं का इनका नेटवर्क है। और देखिए बजट से पहले इस स्टॉक के ऊपर भी आपको खास फोकस करना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार अगर आप देखें तो लगातार जो है इस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है। राज्य सरकारों का भी जो है बड़ा फोकस है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जैसे महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी वेवर किया है, इसके बाद प्री बुकिंग में बिक्री में जो है काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। और साथ में अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई बड़े ऐलान इस बजट में भी देखने को मिल सकते हैं। और रियल एस्टेट के लिए अगर कुछ भी अच्छा होगा तो इसका सीधा और बड़ा बेनिफिशियरी जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर होगा। ऐसे में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक के ऊपर जो है आपको खास नजर रखनी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा मजबूत है क्योंकि Q2 में अगर आप देखें तो 96% इनके जो टोटल डिस्बर्समेंट है इसमें हिस्सेदारी जो है रिटेल सेगमेंट की थी। और रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहां से काफी बड़ी आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अच्छी बात इस कंपनी के अंदर मुझे ये भी नजर आती है कि जो विदेशी निवेशक यानी FIIs है इनकी हिस्सेदारी, इनका भरोसा भी जो है काफी ज्यादा इनफैक्ट लगातार बढ़ता गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्च 2020 में FIIs की जो है 21.80% हिस्सेदारी थी जो कि अब अगर आप रिसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखें तो आंकड़ा बढ़ गया है करीब 26%, 25.95% प्रिसाइजली जो है इनकी हिस्सेदारी है। और साथ में अगर आप देखें तो कार्लाइल की जो 32.2% हिस्सेदारी है इसे बैरिंग एशिया खरीद सकता है। तो ये भी अपने आप में जो है एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है और अगर ऐसी डील हो गई तो इस स्टॉक के अंदर जो है बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। देखिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में अगर आप देखें तो प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़िया है और आगे भी एक्सपांड कर रहे हैं। भाव के हिसाब से तो स्टॉक बढ़िया है लेकिन इसके वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतने अच्छे बैकग्राउंड वाली कंपनी जो है आपको केवल 10 के पी पर मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक 1 टाइम से भी कम का है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छी प्रेजेंस है, अच्छा बैकग्राउंड है। अनिल जी थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें जरूर हुई थी कुछ समय पहले बट उससे बाहर निकल कर आ गया है। अब आगे की चाल कैसी रहेगी सर पीएनबी हाउसिंग? देखिए दीप, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतना सस्ता शेयर है कि आप क्या बताएं और ये कितना सस्ता है वो आपको थोड़े डेटा और इवेंट्स के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि आपके बजट में सस्ता शेयर है, बजट में अगर सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत रखनी तो हाउसिंग सेक्टर वो सेक्टर है जिस पर फोकस रहेगा ही रहेगा। और वैसे भी रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर मजबूत है ही, ब्याज लोएस्ट लेवल पर है, डिमांड वापस आती हुई दिख रही, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस सेक्टर के लिए अच्छा समय चल रहा है। ढेर सारे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। आपने पूनावाला फिनकॉर्प को, मैग्मा फिनकॉर्प को खरीदते हुए देखा। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रमोटर्स बदल रहे हैं। तो ढेर सारा एक्शन यहां पर हो रहा है और उस लिहाज से अगर सरकार इस बजट में जो आप होम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट करते हैं उसकी अगर लिमिट बढ़ा दे तो कहने ही क्या। और उसकी डिमांड काफी लंबे समय से है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि भाई किसी जमाने में आपने 1.5 लाख रुपए तय की थी तब से वही चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस टाइम आ गया है कि सरकार उस लिमिट को बढ़ाए और अगर वैसा करती तो हाउसिंग की डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया समय होगा, पहली चीज। दूसरी खास बात दीप ये है कि एक्विजिशन का टेक ओवर का एकदम पक्का कैंडिडेट है। पहले कार्लाइल ट्राई कर चुका था, नहीं हुआ, अब बेरिंग्स का नाम आ रहा है। और आपको मैं बताऊं 31 मई को जब कार्लाइल ने इसे खरीदने की कोशिश की थी तब भाव चलता था इसका 440 रुपए, 390 और 400 रुपए में उन्होंने खरीदने की बात की थी डील। उसके बाद स्टॉक नॉन स्टॉप भागा है, 9 दिनों में 440 वाला 925 दुगुना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ अगर प्रमोटर बदले, सरकारी बैंक अगर और सरकार इसका प्रमोटर है और अगर वो बदल जाए तो किस तरह से कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। अब फिर से बेरिंग्स की बातें चल रही है, आई डोंट नो होगा नहीं होगा, कब होगा, लेकिन वैल्यू तो है ही। वो अलग बात है कि वैल्यूएशन की वजह से ही डील कैंसिल हुई, यानी कि वैल्यूएशन जो बताए जा रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं थे, ज्यादा प्राइस पर डील होनी चाहिए, इस वजह से ये डील घटी और उसके बाद 925 से स्टॉक घटकर वापस नीचे आ गया। मुझे लगता है जब 400 रुपए का प्राइस उस वक्त था तो आपके लिए इस लेवल पर खोने के लिए नहीं के बराबर है, बहुत कुछ है, बहुत कम है। और ऐसे में अगर फिर से इस तरह की कोई बिड आती है, आए नहीं आए, बिजनेस आउटलुक तो जबरदस्त सही है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, बुक वैल्यू से अब भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस मल्टीपल पर बहुत सस्ता है। मुझे लगता है मिनिमम टारगेट इसका 700 रुपए का होना चाहिए और 900 से 1000 रुपए तक के टारगेट आपके लिए हो सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दुगुना बने उस लिहाज से आपको खरीदना चाहिए। गवर्नेंस इश्यू नहीं है, वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है और अगर
कोई एक प्राइवेट इक्विटी फर्म फिर से अटेम्प्ट करता है तो इस कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। जैसी खबरें मीडिया में भी है, अब सही है गलत है पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ ये शेयर बेहद अट्रैक्टिव है। पीएनबी हाउसिंग यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 700-900 रुपए का टारगेट। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। राजेश पालिया साहब बताएं चार्ट्स। तो अनिल जी काफी स्ट्रांग मूव बना है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें जिस तरीके से स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ डेली चार्ट पे बनाता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से आज अप मूव बना है, हमें लगता है ये स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो 525 यहाँ से एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में यहाँ से अप मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट 525, उसके बाद हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है स्टॉक 560 बहुत जल्द दिखाता हुआ दिखेगा। तो बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे स्टॉक में 505 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 560, जो कि हमें लगता है कि एक इमीडिएट लक्ष्य यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, बिगुल का वक्त है। पहला बिगुल आपके लिए आता हुआ कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। है सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है लुपिन। लुपिन ने बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और काफी समय बाद 960 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। एक नेकलाइन टूटी है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, लुपिन के लिए एक रेजिस्टेंस थी 952 रुपए की और पिछली बार 952 के ऊपर यह स्टॉक अक्टूबर में ट्रेड किया था। तो यानी कि 3 महीनों के बाद लुपिन में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और इन 3 महीनों में नीचे के लेवल्स पर एक बहुत ही शानदार बेस लुपिन ने बना लिया है। तो यहां पर हमारी खरीदारी की राय है 952 रुपए 952 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का पहला टारगेट है और इवेंचुअल टारगेट होगा 1025 का। लुपिन पर हमारी खरीदारी की राय। ओके, लुपिन खरीदे, ये राय। आइए अगला बिगुल राजेश पालिया साहब के लिए। बताएं राजेश जी, आपकी पिक। तो अनिल जी जो स्टॉक बाय करना है वो है यहाँ पे पिडिलाइट। पिडिलाइट का सेटअप देखें तो लास्ट सेशन में एक अच्छा अपमूव बना था। आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक वापस एक्शन दिखा रहा है। जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है पिडिलाइट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2762 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है ड्यूरिंग द डे इसमें टारगेट आना चाहिए 2800 से 2810 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 2745 के आसपास का। पिडिलाइट का फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए पिडिलाइट पर भी खरीदारी की राय। एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, आईएक्स बाय करना है। 265 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन के जोन में से ये निकला है। अभी 267 है। यहां पर बाय करें। हल्का सा 1-आध रुपए नीचे आता है, मुझे ज्यादा दिखता नहीं है। ये मोमेंटम स्टॉक है। मेरा मानना है कि ये पोजिशनली 300 तक जाना चाहिए 3 से 4 दिनों में। और आज का टारगेट इसका 277, 278, यहां से भी 10 रुपए होगा। आपका स्टॉप लॉस 264 का होना चाहिए। ओके, तो आईईएक्स पर करके चले खरीदारी। एक और हाई बीटा काउंटर जो मोमेंटम में आ रहा है। चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, बाय करके चलना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर। ये पिछले हफ्ते भी मैंने इस पे कॉल दिया था लगभग 130 के आसपास। ये वापस रीइटरेट बाय है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। और इधर मुझे लगता है 135 पे 20 लाख के ऑप्शन बैरियर भी क्रॉस किया। इधर अनवाइंडिंग देखने को चालू हो जाएगी। मेरा मानना है कि 140, 142 के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ मेरा और एक कॉल है, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा 3 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 160 के ऑप्शन बैरियर में अनवाइंडिंग चालू हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि कोल इंडिया भी इधर से अच्छा खासा परफॉर्म करता नजर आएगा।
तो कोल इंडिया भी बाय करके चलना चाहिए। इधर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 159.80 का, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए 167 170 के टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिलेंगे। तो कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो पिक्स मेरी ओर से। ओके, हिंदुस्तान कॉपर का आपने स्टॉप लॉस नहीं बताया सर। ओ सॉरी, हिंद कॉपर का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी 135.20 कैश लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना है, बाय करना है। 140 का पहला टारगेट रहेगा, 143 का दूसरा टारगेट, ये आज ही हासिल होने की प्रोबेबिलिटी है। पिछला जो स्विंग टॉप है वो क्रॉस करते हुए हम नजर आ रहे हैं, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये है दो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। ये इसमें सब में आपके लेवल्स कैश के हैं, कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर में फ्यूचर के क्यों नहीं लेते आप? बिल्कुल अनिल जी, अभी मैं कैश लेवल्स की बात करूंगा, एक 15-20 मिनट के बाद मैं फ्यूचर्स के चार्ट देखना चालू कर दूंगा। तो ऐसा मतलब कोई मुहूर्त से करते हैं क्या, मतलब क्या कैसे करते हैं आप? नहीं अनिल जी, कैश लेवल्स सवेरे सवेरे कैश लेवल्स पे वॉल्यूम अगर आती है तो वो इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन वॉल्यूम्स होने चाहिए अनिल जी, तो उसके बाद फ्यूचर्स में भी उसके साथ साथ वॉल्यूम्स आते नजर आएंगे, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए समझ में आ गया ना हमारे को कि अब क्यों आप 15-20 मिनट बाद, तो 15-20 मिनट बाद, अब 9:45 के बाद मैं फिर पूछूंगा किरण जी का अगर बिल्कुल बजा तो कैश के वॉल्यूम है या कैश के है लेवल्स या फ्यूचर्स के। आइए तब तक कैश के ही लेवल्स देते हैं हमेशा, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो है जैन साहब, क्योंकि उनके स्टॉक आते ही वही है जो जिंदगी में कभी न तो फ्यूचर्स में आए ना आएंगे। जैन साहब के जेम्स। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कोठारी पेट्रो मेरा आज का स्टॉक है, और बहुत सारे स्टॉक्स अनिल जी एफएनओ में आ चुके हैं। हमारे जो पुरानी पारी और नई पारी में जो भी किए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स, कम से कम 10, 12, 15 है। मैं लिस्ट अभी एक बार नहीं बताना चाहूंगा, बट पहले मैं एक बार कोठारी पेट्रो के बारे में बोलूंगा। गजब की कंपनी है, और ये स्टॉक देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार दिया और जब जब दिया हर बार टारगेट अचीव हुआ है, और बहुत ही गजब की। और पेट्रो स्टॉक्स तो देखिए पिछले कुछ दिनों में धूम मचाते हुए, पेट्रो और केमिकल्स के स्टॉक देखिए, आंध्रा पेट्रो, टीएन पेट्रो, पनामा पेट्रो, ये सारे स्टॉक्स मैंने दिए थे। हालांकि वैसा ये एक कंपनी है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई क्वालिटी एंड मिड रेंज जो पॉली आइसोब्यूटिलिन, मतलब पीआईबी बोलते हैं ये लोग कंपनी भी, और सिंस 1990 से। और एचसी कोठारी ग्रुप, जिनकी एक ग्रुप कंपनी है जिसको मैंने बहुत बार कोठारी शुगर्स भी रेकमेंड किया हुआ है, गजब का बहुत पुराना ग्रुप है इनफैक्ट, और बहुत ही नाम रिनाउंड ग्रुप है, और उससे और बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और फंडामेंटल्स है कंपनी के, और मैं देख रहा हूं रिजल्ट्स भी गजब आ रहे हैं। सिर्फ 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, सिर्फ 3 करोड़ का डेट है, 27 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कह रहा है 32% की, और ओपीएम्स भी अच्छे खासे 15.5% के लगभग। और सितंबर का रिजल्ट पिछले सितंबर के मुकाबले पिछले सितंबर में 6.95, मतलब 7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट था, और इस बार 9.5 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर में। और मुझे लगता है आने वाला रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आएगा। अगर टीटीएम, तो एक कंपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे अपने बैठी हुई है, और फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, मतलब प्राइस वाइज भी दे रही है। और मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल्स जो है 77 रुपए से ये करेक्ट होकर नीचे भी आया हुआ है, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न्स बना रहा है, जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और देखिए ये जो इनके प्रोडक्ट्स है, ये पर्सनल केयर, मास्टर बैच कंपाउंडिंग, पीवीसी पाइप, और ये सारे जो सेगमेंट्स है, जबरदस्त कंजम्पशन वाले सेगमेंट्स है, इनमें यूज होता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें, और आराम से 85-90 रुपए के टारगेट्स के। ओके, तो 85 से 90 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी कोठारी पेट्रो में। ये है राय जैन साहब की। जैन साहब के स्टॉक्स कई सारे एफएनओ लिस्ट में आ चुके हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं और इतने लिक्विड हो जाते हैं। जब जैन साहब मतलब वो बीज बोते हैं तब तो मतलब एकदम छोटा सा, फिर पौधा, फिर पेड़ बनता है, फिर फल देना शुरू हो जाते हैं, फिर एफएनओ में आ जाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल तो याद आ गया जैन साहब आपके बोलते बोलते, हिंदुस्तान कॉपर, राइट? हाँ, हिंदुस्तान कॉपर, अपोलो हॉस्पिटल्स, इफका लैब्स, फर्स्ट सोर्स। हाँ, मैं खाली आपकी याददाश्त ही चेक कर रहा था, मुझे तो याद है कि आपके बहुत सारे है। मैंने कहा जैन साहब वाकई में मेरी बात मान लेते कि याद रहता है। ओके,
कोठारी पेट्रो, ये है जैन साहब की आज की पसंद का शेयर 85 और 90 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने के लिए। आइए सिमी जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर तैयार बीटीएसटी कॉल्स के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए क्या क्या खरीदेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा रडार पर सबसे पहले आया था टाटा स्टील। टाटा स्टील में ब्रेकआउट कल ही का सेशन में आया था। टाटा स्टील कल थोड़ा सा वेट करके चल रहा था। आज का सेशन में मार्केट को लीड करने का कोशिश कर रहा है टाटा स्टील। टाटा स्टील में खरीदारी करने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 1200, दूसरा होगा 1220। इनफैक्ट अभी 1180 के आसपास है। 1180 के आसपास से रेजिस्टेंस से हल्का सा क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 1200 के आसपास जाके रुकेगा। तो पहला टारगेट मेरे लिए 1200 का ही होगा। 1200 के बाद 1220 और उसके बाद टाटा स्टील में इतना बड़ा मोमेंटम है, ये स्टॉक मुझे लगता है कि 1250-60 के आसपास जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। ये मेरा पहला स्टॉक है। और आज के लिए मैंने दूसरा स्टॉक चूज किया है IEX। IEX में 265 के ऊपर एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है और बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक हलचल में आया है। तो इसका पहला टारगेट 280-85 का हो सकता है। 280-85 के आसपास अगर टारगेट आज ही के आज हासिल होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 300 का होगा। IEX में जितना बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है अनिल जी, ये स्टॉक अभी मुझे लगता है कि 300 के आसपास जाके ही रुकने वाला है। तो IEX में खरीद कर चलने का सलाह होगा। 265 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो आज के लिए अगर कोई खरीद रहा है तो 263 का स्टॉप लॉस होगा। अगर पोजिशनली कोई खरीद रहा है तो 255 का स्टॉप लॉस होगा और 300 का टारगेट होगा। टाटा स्टील का स्टॉप लॉस होगा 1180 के आसपास मैंने दिया है, तो 1180 से नीचे 1170-65 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाटा स्टील में जितना बड़ा ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट 1250 तक लेके जाएगा। तो 1165 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को भी खरीद कर होल्ड कीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से दो बेहतरीन स्टॉक, टाटा स्टील और IEX। IEX आज सुबह सुबह वागे साहब को भी पसंद आया। हिमांशु जी ने भी मुझे मैसेज करके बोला था कि मुझे भी IEX पसंद है, लेकिन हम अकोमोडेट करके ले नहीं पाए क्योंकि वागले साहब ने फिर ले लिया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन हिमांशु जी को भी पसंद है, सिमी जी को भी पसंद है, बाकी आप सबको तो पसंद है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ये है IEX आपके लिए। ओके, बढ़ते आगे। और आज है बुधवार, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन है नहीं। और लगेगा क्यों? उसकी वजह यह है कि सिद्धार्थ जी आ रहे हैं अपनी SIP लेकर। इसलिए नहीं, कल उनके इंटरनेट के पेमेंट करने में कुछ डिले हो गया था शायद, उस वजह से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। कल देर शाम तक उन्होंने सारी ये कार्रवाई पूरी कर ली है, इंटरनेट का कनेक्शन फिर से जुड़ चुका है। आज हमारे साथ साक्षात लाइव दर्शन देने के लिए तैयार है। वक्त है सिड की सिप का। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कभी भी ऐसा रहे पेमेंट देने में डिले हो जाए, आपको याद नहीं, आप इतने बड़े आदमी बिजी रहते हैं, कभी मुझे बता दिया करें। हमारे दर्शक भी वॉलंटरली, बहुत सारे आपके चाहने वाले इतने हैं, कोई भी ऐसा काम कर देगा, आप बुधवार को नहीं आते तो बड़ा अजीब सा बेचैनी वाली फीलिंग होती है हमें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पूरा दिन भर मेरा मूड खराब रहा कि मैं वेडनेसडे को सिट के सिप नहीं कर पाया और इंटरनेट को पेमेंट की नहीं, इंटरनेट को शायद कल कोविड हो रखा था, इसीलिए शायद वो काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। हमने कहा बुधवार नहीं तो गुरुवार ही सही। स्वागत है सर आपका। बताएं इस हफ्ते की थीम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने थर्सडे को ले लिया सिट के सिप। आज की जो थीम है वो एक बहुत बड़े इवेंट से जुड़ी हुई थीम है और ये इवेंट हमारे सामने है, वो है बजट। तो आज का जो थीम है वो है बजट से बेनिफिट। बजट से बेनिफिट का आज का थीम है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बजट में मुझे लगता है कि जो प्रावधान होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट एपेक्स से जुड़ी हुई ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बजट पेश किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट हम मान रहे हैं 5% के करीब हो सकता है FY23 में। हाईवे कंस्ट्रक्शन जो आज 37 किलोमीटर पे है वो 100 किलोमीटर पे जा सकता है, ये गवर्नमेंट का फोकस है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इंफ्रा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो सकता है। बूस्ट मिल सकता है रूरल इनकम, रूरल डिमांड और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी और भी ज्यादा स्कीम्स आ सकती है, इस बजट में इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो आज का जो थीम है वो सबसे हॉट टॉपिक और इवेंट के ऊपर है, बजट से बेनिफिट। फिर चलिए, बजटमय हो चुके हैं हमारे सिद्धार्थ जी भी, बजटमय हो चुका है पूरा पैनल भी और बजटमय हो चुका है पूरा चैनल भी। सबसे पहले बजट की प्रोग्रामिंग आपने जी बिजनेस पर स्टार्ट होते हुए देखिए और हमारी जो थीम है वो बहुत ही पॉपुलर होती हुई दिख रही है, बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर। और बजट में हमारी टीम ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बेहतरीन प्रोमो बनाया है,
आशीष देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। तो आपको एक कल हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोमो बनाया है इस बजट को लेकर कि लोग क्या चाहते हैं इस बजट से। आइए एक झलक देखिए। टैक्स का बोझ कैसे हो कम, हो कुछ ऐसा कि सेविंग हो ज्यादा, महंगाई का निकले दम, रोजगार की अब ना हो फाइट, डिग्री पे हो मेरा राइट, जेब में सदा रहे पैसों की बहार, ख्वाहिशें हैं बस यही दो चार, अब की बार बूस्टर वाला बजट तैयार, बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर 1 फरवरी सिर्फ जी बिजनेस पर। तो 1 फरवरी को दिन भर आपको हमारे साथ रहना है जी बिजनेस पर। हमारा पूरा का पूरा पैनल आपके साथ है। पिछले 4 बजट का लीडर है जी बिजनेस, चाहे वो बजट के पूरे दिन की टीआरपी हो, बजट के भाषण के दौरान की हो, बजट के दिन मार्केट आवर्स के दौरान की हो, जी बिजनेस आपको सबसे आगे रखता है। रियल टाइम बेसिस पर बेस्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए एनालिसिस रहेगा। बेस्ट चैनल, बेस्ट पैनल आपके लिए बजट के दिन तैयार है और सारे लोग इसी बात के लिए इंतजार करें कि बस थोड़ा सा कोरोना कम हो जाए। सब तैयार हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स मुंबई आने के लिए, सबकी टिकट हो चुकी है, सबके अरेंजमेंट हो चुके हैं और अगर कोरोना कम नहीं हुआ तब भी आएंगे, ये बात पक्की है। आएंगे ना कुणाल जी तब भी? बिल्कुल अनिल जी, मैं और राकेश जी कल यही चर्चा कर रहे थे आपस में। तो अनिल जी चाहे कोरोना कैसा भी हो अनिल जी, हम तो वहां पर मौजूद होंगे, आप चिंता न करें। बिल्कुल, तो बजट के दिन बिल्कुल आपके लिए सारे के सारे एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें आप हर रोज देखना सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। आइए तैयार है एक और बिगुल आपके लिए। नहीं, बिगुल कहां से? अरे सिद्धार्थ जी का तो काम ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी तो बजट की थीम देकर बीच में गायब हो गए। सिद्धार्थ जी बताएं फिर स्टॉक्स कौन से चुने आपने बजट के लिहाज से और अलोकेशन कैसा होगा? बिल्कुल अनिल जी, और आपने एकदम सही कहा, बजट के दिन सबसे सटीक और सबसे बेस्ट कवरेज जी बिजनेस पे और हम सभी रहेंगे बजट के दिन। बजट से बेनिफिट वो पहले ही ले लेते हैं। 4 कंपनियां लेके आए हैं बजट से बेनिफिट जिससे हो सकता है। पहली कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी जो सबसे बड़ा प्रॉक्सी टू इकोनॉमी कहलाया जाता है हमारे भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ। इंडिया लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस, 45% इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। एल&टी पे टारगेट होगा 2281 का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। FY22 का ऑर्डर बुक करीबन 70,000 करोड़ का, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 15% से ग्रो हो सकता है और CAGR रेवेन्यू 19% से ग्रो हो सकता है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 30% से हो सकता है। एल&टी पे खरीदारी कराई। दूसरी कंपनी होगी यूपीएल, एग्रोकेमिकल की कंपनी, क्योंकि बजट में रूरल डिमांड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो यूपीएल को चुना है 940 के टारगेट के लिए, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। 5 टॉप कंपनियों में से एक है यूपीएल वर्ल्ड में, और जिस हिसाब से इनकी आय ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट पाइपलाइन है, यूपीएल दमदार हो सकता है। तीसरी कंपनी होगी बजट से बेनिफिट में टाटा पावर। मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अच्छा खासा बूस्ट देना चाहिए सरकार को इस बजट में। टाटा पावर जो एक इंटीग्रेटेड पावर प्लांट और सोलर सेल तो बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर स्टेशन की भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट टाटा पावर के हाथों में है। बहुत ही दमदार कंपनी, 0 कार्बन एमिशन करने की योजना टाटा पावर द्वारा, 264 के टारगेट के लिए 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। और आखिरी कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी दिग्गज KNR कंस्ट्रक्शन, जिसका टारगेट होगा 350 रुपए का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से KNR कंस्ट्रक्शन पे। रोड्स एंड हाईवेज 6000 किलोमीटर का तो ऑलरेडी बना चुकी है 12 स्टेट्स में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 11,600 करोड़ पहले हाफ में ऑर्डर आया है, दूसरे हाफ में 2 से 2,500 करोड़ का ऑर्डर बुक रह सकता है। और रेलवेज में भी एंटर कर रही है KNR कंस्ट्रक्शन। एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी अनिल जी, कि भारत सरकार चाहती है ऐसे हाईवे बने जो रनवे पे तब्दील हो सके जरूरत पड़ने पे, और उस पे KNR कंस्ट्रक्शन बहुत खरा उतरता है। टारगेट होगा 350 रुपए का। सो हाईवे टू रनवे वाली कंपनी। सो बजट से बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डिमांड से जुड़ी हुई चारों कंपनियां बजट से बेनिफिट। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स, और वाकई में 4 के 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बजट से कहीं न कहीं बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन KNR कंस्ट्रक्शन, इसके लिए आप दिल की गहराइयों से धन्यवाद स्वीकार कर ले बंसल जी की तरफ से। मौके बंसल जी को कम मिलते हैं इसे धन्यवाद देने के। आज बंसल जी का पिक ऑफ द डे था 334 रुपए के टारगेट के साथ KNR कंस्ट्रक्शन में, और सिद्धार्थ जी ने रिकमेंड कर ही दिया, इससे ज्यादा चाहिए क्या। तो ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल होने को है तैयार, उससे ठीक पहले बिगुल कैश का ऑप्शन जय ठक्कर।
गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। 18,300 का कॉल ऑप्शन 175 197 आई एम श्योर टारगेट के नजदीक पहुंचा होगा, हो सकता है हिट भी किया हो। बताएं उस पर अपडेट। अच्छा ये तो अगले हफ्ते वाला है तो अभी टाइम लगेगा, अपडेट भी दे और बताएं आज अब फ्रेश कॉल कौन सी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। 138 तक का हाई लगा चुका है ये कॉल, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हमारे रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर ही है, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है। इसे ट्रेड भी कर सकते हैं ट्रेडर्स जिन्हें रिस्क कम करना है, ट्रेड टू कॉस्ट। अनिल जी, सिद्धार्थ को तो मैं भी थैंक्स कहना चाहूंगा। यूपीएल मेरा पिक ऑफ द ईयर है अनिल जी, एंड आपका भी ये पिक रहा है। सो बहुत ही जबरदस्त इसमें एक मूव रहा है और अच्छा रिटर्न्स दे रहा है ये साल के स्टार्ट में ही। और अनिल जी अब जो फ्रेश रिकमेंडेशन है वो है निफ्टी का 18,200 के कॉल पर, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का ये 20 जैन का 192 पर ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना है। 148 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। टारगेट अनिल जी बनता है 247 271 247 271, ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,200 का कॉल 20 जनवरी का। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है अनिल जी कि यहाँ से और अपटर्न हमें देखने मिलेगा। इनफैक्ट बेस जो कल मैंने बात की थी अनिल जी के 18,100 पर शिफ्ट हुआ है, अब मुझे ऐसा लग रहा है 18,200 पर शिफ्ट हुआ है, एंड हेंस वो स्ट्राइक मैंने चूज की है। और नाउ निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 18,400। 18,350 मेरे टारगेट थे, 350 के अनिल जी, वो काफी नियर उसके बाजू में तो आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो 18,400 एंड देयर 18,500, ये लेवल्स दिख रहे। रिवर्सल एज ऑफ नाउ मार्केट में नहीं है, सो ये जो ट्रेंड चल रहा है आई थिंक अनटिल अनलेस कोई रिवर्सल हो वन कैन कंटिन्यू टू फॉलो द ट्रेंड। ओके 18,350 के बहुत बाजू में आ चुका। बाजू में मतलब साइड में, बाजू तो दोनों तरफ साइड में होती है। नजदीक अनिल जी, नजदीक अनिल जी। अगर आपको कुछ कुछ शब्दों से पहचानना हो कि वो आदमी कहाँ का है तो बाजू मतलब बोलने वाले सारे मुंबई के, मुंबई या महाराष्ट्र के। यहाँ पर नजदीक नहीं बोला जाता है, बाजू ज्यादा बोला है। ये इधर ही बाजू में, मतलब पास में है, नजदीक में सब। तो जय ने जो बोला मैंने कहा ताकि पता चल जाए लोगों को जय मुंबई के जैसे तो सब जानते हैं। तो जय की राय है 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की 192 रुपए में 148 रुपए का स्टॉप। अच्छा जय, वो जो कल वाला है अगली सीरीज वाला वो तो रखना है ना, होल्ड करना है? हाँ जी अनिल जी, वो होल्ड करना है। ठीक बात। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। गुड मॉर्निंग बसीन साहब। बाजार तो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है, रफ्तार बरकरार है। बताएं सर बाजार का आउटलुक और अपडेट भी। आज तो वीकली एक्सपायरी भी है सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर हैज कम टू अ 4 मंथ लो, आज 95 के नीचे क्लोज आ गया। मेटल्स में अब तेजी दिख रही है, जो कंसोलिडेशन थी वो हो गई, तो मेटल्स विल लीड द चार्ज। मेटल्स, एनर्जी, आई एम वेरी बुलिश। तो मुझे लगता है जो अब स्ट्रोक रैली आएगी इट विल बी मोर फ्रॉम मेटल्स, कमोडिटीज, और उस कारण से बैंक्स विल आल्सो डू वेल। आईटी में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। आपको कल का बताऊं, 1:30 बजे की ऑप्शन आपने न्यू शो शुरू किया। कल 22.5 रुपए पे विप्रो की 680 की कॉल पुट दिलाई थी कि विप्रो के रिजल्ट्स वीक आ सकते हैं। अनिल जी 34 रुपए बिक गया, 22 रुपए वाला 34। तो देखिए 1:30 बजे आप मिस मत कीजिए, आपको अच्छी स्ट्रैटेजी भी देंगे और ट्रेडिंग प्ले के लिए दोनों कॉल्स। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूंगा। नहीं जी बिल्कुल, और विप्रो का पुट ऑप्शन भी जबरदस्त कमाल कर रहा है, और वो भी तब जबकि बाजार मजबूत है और विप्रो कमजोर है। तो अगर आप ट्रेडर हैं 1:30 बजे का समय नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। अलार्म 1:25 का लगाइएगा, 5 मिनट सेटल वेटल होने में लगते हैं, उठे हैं, मुंह धोए, बसीन साहब आने को तैयार हैं। 1:30 बजे स्ट्रेटेजी मिस नहीं करनी। बताएं सर आज की तीनों पिक्स। तो देखिए अनिल जी, तीनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये 2% अप है। सबसे पहले तो कोल इंडिया आंखें बंद करके लीजिए। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनर्जी विल बी कोल। मैंने इसके साथ ही एक कैश का शेयर एनएलसी कहा था, दोनों रख सकते हैं, लेकिन कोल इंडिया आज फ्यूचर में लीजिए 63, 63.5, 58 का स्टॉप लॉस, 70 का पहला टारगेट, 70 और 72। दूसरा पिक है जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील 70, 71 कहा था, वो 72.5, 73 है। तो आप देख सकते हैं अगर लेना चाहे तो लीजिए, लेकिन 670, 71 में लें तो 658 का स्टॉप लॉस है और टारगेट है इसका 685 का। और तीसरा है जो IEX, ये भी 70, 70.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 63, टारगेट ऑफ 80। अब अनिल जी जहां जिसको सूटेबल है वो वहां इसमें पार्ट ले सकता है। विप्रो में 34 रुपए में अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। इसके अलावा जो आपको मैंने कॉल दी हुई थी अल्ट्राटेक सीमेंट, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और जिंदल स्टील 2 दिन पहले मैंने 385, 86 में दिलाया था अनिल जी क्लोजिंग शो में, वो देखिए 407 हो गया।
बिल्कुल एंट्री पॉइंट थोड़ा आप अपने हिसाब से मार्केट का मूड माहौल देखकर डिसाइड कर सकते हैं। बसिन साहब आपको इंडिकेशन दे रहे हैं खरीदना है कोल इंडिया, JSW और IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज ये कॉन्सेंसस बाय निकल कर आ रहा है। वसीम साहब हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आज यहां पर खरीदारी करने की राय दी है। धन्यवाद सर। दोपहर में 1:30 बजे और दोपहर बाद 2:45 दो हमारी मुलाकातें आज की ऑडियो है, फिर से आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे। बजट आपके सामने है और अब से लेकर बजट और उसके बाद कौन से हैं वो स्टॉक्स जो आपके लिए निवेश का दे सकते हैं बेहतरीन मौका। हमारी खास पेशकश बजट माई पिक। आज के एक्सपर्ट है अम्बरीश बलिरा साहब, बता रहे हैं आपको एक बेहतरीन शेयर। मेरा बजट पिक है वीएटेक वाबाग, जो प्रोवाइड करती है कंप्लीट वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस, और ये बड़ा फोकस एरिया है ग्लोबली। इंडिया में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास ओवर 90 पेटेंट्स है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 2300 प्रोजेक्ट्स किए हैं इन्होंने लास्ट 3 डिकेड्स में। ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफी अच्छा है, 11,000 करोड़ का है, और एसेट लाइट मॉडल है जहां पे ROC करीब 24% से ज्यादा है। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY23 करीब 30 का है, और मेरे अनुमान से टारगेट प्राइस करीब 450 का होना चाहिए, विच इज अबाउट 15x। वाटेक वाबाग ये है वो स्टॉक जहां पर रखनी है आपको नजर। और बजट में आमतौर पर वाटर सैनिटेशन और रोड वाटरवेज वगैरह इनसे रिलेटेड कुछ न कुछ बड़े ऐलान आते ही हैं और ये स्टॉक रहता है पूरे फोकस में। आइए वागले साहब तैयार हैं, वागले का वंडर। बताए वागले साहब। अनिल जी, वैसे मैंने बिल्कुल बजाया नहीं, लेकिन मैं एक अपडेट देना चाहता हूं अगर आप इजाजत दे तो। कल हमने रिलायंस की बात की थी जी, और रिलायंस पोजिशनली मैंने 2600 की बात की थी, आज 2540 ऑलरेडी हो गया। तो आज का जो लो है, हमने एक्चुअली कल बात की थी 2485 2490 में, आज का लो 2523 है। 2520 के स्टॉप लॉस से बने रहे, 1 से 2 दिन में ये 2600 के पार जाना चाहिए। इस पर है अपडेट वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले ये 40 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच गए अमेरिका में महंगाई दर, और किसी को डर ही नहीं लग रहा, ऐसा क्यों सर? नहीं, डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मार्केट ने काफी उसको पचा लिया था अनिल जी। ये आप देखिए बॉन्ड जिस तरह से पिछले हफ्ते बढ़े 1.5% से एक 1.75 पे पहुंच गया बॉन्ड यील्ड, तो मार्केट ने जल्दी से पचा लिया था। अनुमान था 7% का, साथ ही आया। 40 साल की इन्फ्लेशन जरूर है, और यही दिखाता है कि अगर आप पूरा यूएस का यील्ड कर्व ट्रेस करें, 1973 में जब ओपेक के साथ इनका ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था अरेबियन कंट्रीज ने अमेरिका पे, तेल के दाम बहुत बड़े थे और चलते चलते 15% तक इन्फ्लेशन पहुंचा था। और फिर रोनाल्ड रीगन जब आते हैं तब से रेट कट आता है, पॉल वॉलकर रेट कट करते हैं। 1983 से अभी तक वो उस तरह से रेट कट रहा है। तो ये 7%। अब उम्मीद यही है कि अगले 6 महीने तो मिनिमम ये इस लेवल्स पे रहेगा अनिल जी। तो पीक नहीं हो रहा है, ये इसी लेवल पे रहने की उम्मीद है। और इसको अगर काट के देखें कहां से ये इन्फ्लेशन आया, 49% ये आया है ऑयल की कीमतों से, जो पिछले साल 50% तेल के दाम बढ़े तो वो अमेरिका के भी वहां पे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में आया। घरों की कीमतें बढ़ी हैं, यूज्ड कारों की कीमतें बढ़ी हैं, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। ये सब कंट्रीब्यूट किया है। और क्योंकि ये काफी देर से फेड कह रहा था कि चिंता का विषय, पिछले सितंबर में कहा, नवंबर में कहा, दिसंबर में कहा, और मंगलवार को भी जब सेनेट के सामने कंफर्मेशन हियरिंग में थे उनके चेयरमैन जिम पावल, उनका फिर से नियुक्ति हो रही है और वो पार्लियामेंट के सामने उनकी बैठक थी, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा अब चैलेंज इन्फ्लेशन है। ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, इकोनॉमी स्थिर हो गई है, तो अब हम टाइटनिंग करेंगे और इस इन्फ्लेशन को काबू करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि मार्केट ने पचाया हुआ था पिछले हफ्ते जो झटके लगे मार्केट को, और ओवरऑल अगर आप देखें अनिल जी, ये दो तरफा मार्केट हो गया है। जहां ग्रोथ है
और अर्निंग्स नहीं है, वो वाले शेयर गिरे काफी तेजी से, और जहां पे ग्रोथ है और अर्निंग्स भी बरकरार है वो शेयर अभी भी बढ़ रहे हैं। तो एक ये दो तरफा अमेरिकन मार्केट हुआ, दूसरा एक ग्रेट रोटेशन हो रहा है जो पिछले हमने नवंबर 2020 में देखा था जब वैक्सीन ट्रंप ने अनाउंस की थी कि ग्रोथ से वैल्यू की तरफ लोग जा रहे हैं, तो वैल्यू की तरफ रुझान बढ़ा। और तीसरा इन्फ्लेशन में क्या चलता है, फाइनेंशियल चलते हैं। फ्राइडे को बड़े बड़े बैंक्स के नतीजे हैं, सिटी बैंक के हैं, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, वो बताएंगे क्या चल रहा है इकोनॉमी में। और इंडस्ट्रियल्स चलते हैं, आपके साइक्लिकल सब अच्छा करते हैं। तो ये अब टाइम है ज्यादा साइक्लिकल्स की तरफ देखने का। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब हमें इस तरह से करना है, और फिक्स्ड इनकम में शॉर्ट ड्यूरेशन में रहना है। फिक्स्ड इनकम में लंबी अवधि के बॉन्ड मत खरीदिए, लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड मत खरीदिए, वो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दे सकते हैं थोड़ा। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ बैठना है कर्व में। और एक फाइनल अपडेट है अमेरिका पे अनिल जी, कि गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी घटाया, वर्ल्ड बैंक ने तो ग्लोबल जीडीपी घटाया। 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट आई जहां उन्होंने बोला कि कोविड और इन्फ्लेशन के चलते और सेंट्रल बैंक्स की टाइटनिंग के चलते थोड़ा जीडीपी गिरेगा विश्व भर में। तो गोल्डमैन सैक्स ने यही कहा है कि 3 के जगह उनको 4 इंटरेस्ट रेट हाइक दिखते हैं 2022 में। आई थिंक वो ज्यादा अब एग्रेसिव हो रहे हैं, बट यही है, हमें ये देखना है कि ये 0% से शुरू हो रहा है। पिछली टाइटनिंग साइकिल्स होती थी 2-2.5% से 4% पहुंच गया, इस बार 0 से आ रहा है और 2 साल में 2.5% पहुंचेगा। तो ये मार्केट ने पचाया हुआ है और इसलिए मार्केट बढ़ा। ओमिक्रॉन हो, फेड का मूव हो, ये सब क्योंकि मार्केट ने 20 दिसंबर को ओमिक्रॉन कर लिया था, इतनी तेजी से मार्केट गिरा था, वो सब पचाने के कारण मार्केट अभी इससे विचलित नहीं है। अब अर्निंग से ही मार्केट का सारा दारोमदार है। जी अनिल जी, अर्निंग्स पर है दारोमदार। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कल देर शाम बिल गेट्स साहब ने कही कि एक बार ये ओमिक्रॉन निकल गया तो उसके बाद कोरोना भी आपके सर्दी खांसी जुकाम जैसा हो जाएगा, नॉर्मल वायरल फ्लू टाइप का हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार ये निकल जाने दे। कहने में आप कह सकते हैं कि बिल गेट्स साहब थोड़ी कोई मेडिकल एक्सपर्ट है, लेकिन वो बिल गेट्स साहब हैं, उनके हर बात को सीरियसली लेना जरूरी है। तो सर आपने भी उनका स्टेटमेंट देखा ये सर? जी अनिल जी, और ये हम कहते रहे हैं कि देखिए जब ये इतनी तेजी से बढ़ेगा, वायरस के अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है कि वो माइल्ड हो जाए। सार्स में भी यही हुआ, हांगकांग में जब आया पहले साल तीव्र था, अब हर साल आता है। आप देखते हैं न्यूज फ्लो 1-2 दिन आती है, या बर्ड फ्लू वगैरह आते हैं 1-2 दिन खबर आती है, उसके बाद हमें न्यूज ही नहीं मिलती कुछ, क्योंकि कुछ होता नहीं है। तो अब ये क्या है कि ये एक फ्लू का कोविड जो है, ये जो कहते हैं इस तरह का वायरस, फ्लू का भी यही वायरस है, कोल्ड का भी यही वायरस है, उसके ये वेरिएशन थे। अब क्या है, ये वायरस ऐसा रूप ले रहा है कि हर एक को होगा सीजन में 1-2 दिन 3 दिन सर्दी जुकाम होगा, थोड़ा बदन दर्द होगा। ज्यादातर लोगों को कुछ तीव्र इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे और आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे बिना दवाई के। तो ये वैसा रूप अब ले रहा है, तो तेजी से फैल रहा है। यूरोप में तो कल आपने देखा होगा WHO ने यह भी कहा कि और 2 महीने में आधे यूरोप को हो जाएगा और होके निकल जाएंगे लोग। आप बॉम्बे के नंबर्स देखिए, जहां कल 46,000 नंबर आए, 28,000 रिकवरी भी आए। और अपने बिल्डिंग्स में ही देखिए, मैं तो अपने बिल्डिंग को भी देखता रहता हूं, 6 से 8 केस होते हैं और हर 4-5 दिन में वो 2-3 लोग निकल जाते हैं। तो वो केस बढ़ नहीं रहे। टोटल ये है कि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको चेक कराना है, या कोई ट्रैवल करने जा रहा था उन्होंने चेक किया और उनका निकल आया, और 5 दिन में अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं। कोई हॉस्पिटलाइजेशन आसपास नहीं देखी। बड़े डेटा में भी देखिए तो वायरस क्या करता है, बचने के लिए वायरस एक माइल्ड फॉर्म ले लेता है कि सबको होगा जरूर और सीजनल बन जाता है। तो कहते हैं पैंडेमिक से एंडेमिक। एंडेमिक मतलब हर बारी ये होता रहेगा, हर सर्दियों में ये आएगा, थोड़े दिन लोगों को तकलीफ होगी और फिर चला जाएगा, फिर गर्मियों में इतना नहीं फैलेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ है इसका मूव। अभी ये देखना है कोई और वेरिएंट ना आए, ये बहुत जरूरी है। बाकी तो लग रहा है कि एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा
वायरस पर भी अपडेट बग्गा साहब की तरफ से। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत और सबसे पहले राजेश पालिया साहब हमें बता रहे हैं उनकी पसंद का शेयर आज। पहले 10 की कमाई का बिगुल। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। प्रायोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही तुलसी गिलोय वासा वनपसा लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। आइए राजेश पालिया साहब से लेते हैं पहले उनके 10 की कमाई का स्टॉक। बताएं सर। अनिल जी, हमें यहाँ पे फार्मा सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, उसमें हमें सन फार्मा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से सन फार्मा में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, तो हमें लगता है कि ये सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सन फार्मा को बाय किया जा सकता है। 860 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 930 से 940 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो सन फार्मा बाय किया जा सकता है 860 के आसपास। 860 से 850 ये बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 825 के आसपास। टारगेट होंगे 920 से लेकर 930 तक के। तो सन फार्मा बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय सन फार्मा में खरीदारी करने की राजेश जी की तरफ से आती हुई। आइए 10 की कमाई में जल्दी से कमोडिटी बाजार का अपडेट एक बार ले लिया जाए। दीप बताइए। बिल्कुल सर, कच्चा तेल आज थोड़ा सुस्त है बट 6000 के लेवल्स के ऊपर ही होल्ड करते हुए दिख रहा है। कल हमने देखा एक बार फिर से एक बड़ा उछाल आया था। वैसे 2 महीने की ऊंचाई पर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम दिख रहे हैं। अमेरिकी भंडार भी गिरते हुए दिख रहे हैं। आज सुस्ती जरूर है पर नेचुरल गैस में तेजी अभी भी कायम है। 1.5% ऊपर नेचुरल गैस के दाम आपको दिख रहे हैं। 350 के लेवल पर होल्ड करते हुए दिख रहा है। गोल्ड थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद हल्की खरीदारी आई। कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है बट लगातार 3 दिनों से पॉजिटिव एक्शन आप जरूर गोल्ड में बनते हुए देख रहे हैं और आज भी वही इफेक्ट आपको दिखेगा। सिल्वर में भी मामूली खरीदारी है, करीब 125 रुपए ऊपर 62,000 के बेहद करीब सिल्वर के दाम आते हुए दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम वन वे रैली पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। आज भी हल्की खरीदारी है पर बाकी बेस मेटल्स में आपको थोड़ी सुस्ती दिखेगी। कॉपर, लेड और जिंक मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। निकल में भी पॉजिटिविटी है। तो निकल और एल्यूमिनियम आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बेस मेटल्स में। आज भी वही ट्रेंड बरकरार है। गोल्ड में हल्की खरीदारी है। कच्चा तेल कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सुस्त है और डॉलर पर भी रखिए नजर। रुपया दमदार स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से दिखाते हुए आज एकदम सपाट खुलते हुए दिख रहा है बट एक बढ़िया पुल बैक आपने रुपए में भी पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखा है। आज की स्ट्रैटेजीज ट्रस्ट लाइन की तरफ से है, ये आपको मैं बता देता हूं। गोल्ड खरीदारी करके चले 47,720 के लेवल पर खरीदना है। स्टॉप लॉस 47,580 का रहेगा और टारगेट होगा आपका 47,950 का। कच्चा तेल खरीद कर चलें 6040 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 5980 और टारगेट 6100 का। एल्यूमिनियम बेचना है 235 के लेवल्स पर करें बिकवाली। स्टॉप लॉस 237, टारगेट 231। तो गोल्ड और क्रूड खरीदें, एल्यूमिनियम बेचें। ये है आपके लिए ट्रस्ट लाइन की राय। अनिल जी, आज 2 स्पेशल शोज हमने प्लान करे हैं जहां तक आज कमोडिटी स्पेशल की बात है। सबसे पहले तो तेल पर करेंगे फोकस। कच्चा तेल बुल या बुलबुला। जिस तरह से कच्चा तेल 2 महीने के ऊपरी स्तर पर है, अमेरिकी भंडार गिरे हैं, कमजोर डॉलर से भी यहां पर आपको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या यहां से और ऊपर तेल के दाम जाते हुए दिख सकेंगे? इस पर करेंगे चर्चा 11:26 पर। और फिर 11:40 पर सर, मसालों में मामला क्या है? जबरदस्त तेजी हम दिख रहे हैं कुछ मसालों में। पिछले कुछ महीनों में 30 से 40% तक यहां पर आपको दाम बढ़ते हुए दिखे हैं। तो क्यों आ रही है इतनी तेजी और यहां से किस तरह के रहेंगे प्राइसेस, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो 2 स्पेशल शोज, कच्चे तेल और मसालों के दाम में बड़े उछाल पर करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए 2 इंटरेस्टिंग टाइटल भी जबरदस्त है, मैटर भी जबरदस्त है डिस्कस करने के लिए। कच्चा तेल बुल रन में है या बुलबुला है, ये देखिएगा आज का विशेष शो। और उसके अलावा मसालों पर जो एक्शन है उस पर भी रहेगा आपके लिए विशेष शो। आइए बैक टू बैक 2 बिगुल है आपके लिए तैयार।
पहले जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। जय के लिए बिल्कुल। बताएं जय। अनिल जी, मेरा भी वही स्टॉक है जो राजेश जी ने भी कहा, सन फार्मा। कॉल ऑप्शन के थ्रू इसको खरीद कर चल सकते हैं। 860 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, 17.70 पर मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी रहेगा 13.40 का। पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 24 का। दूसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है अनिल जी, दैट इज अराउंड 28। सो 24 एंड 28, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे सन फार्मा। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो राजेश जी ने कहा। इनफैक्ट जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 858, रेदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में लगभग 885, 890 तक के लेवल्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकते हैं सन फार्मा, विच इज नियरली अराउंड 4 to 5%। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है आईटीसी में देखें तो पिछले 3 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। 224 की एक मीडियम टर्म नेकलाइन को आईटीसी ने तोड़ा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिल रही है। एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, बहुत शानदार एडिशन फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में होता हुआ दिख रहा है। तो आईटीसी को हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं 224 रुपए 25 पैसे पर, यानी कि मुश्किल से 1.25 रुपया नीचे एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 228 रुपए 50 पैसे का और इवेंचुअल टारगेट 232 रुपए का। 232 तक जाना चाहिए आईटीसी पर खरीदारी की राय। आईटीसी ने तोड़ी है एक नेक लाइन और सिर्फ 1.25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, ये राय है कुणाल जी की, बंसल जी की। बंसल जी, आईटीसी ने नेक लाइन तोड़ी है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रहे बार बार लगातार जो आप आईटीसी रिकमेंड कर रहे हैं, आप अपनी नेक और अपनी नेक लाइन का भी पूरा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ये चला नहीं 2022 में भी नेक ऑन द लाइन, हाँ, तो मामला बड़ा सीरियस हो जाएगा। और बढ़िया बात यह कि बेटन आपने संभाल लिया हमारे से लेकर, तो जिम्मेदारी अब आगे आपकी है, तो इसकी तैयारी जरूर रखें। आईटीसी बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। पूरा साल 21 का निकल गया, देखते 22 में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग टारगेट है 228.50 और 232 के कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए 10 की कमाई में करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक की शुरुआत। तो खास दिग्गज मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, रजत सर और सिद्धार्थ जी। आप दोनों का ही स्वागत है। रजत सर गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपकी सभी दर्शकों को सुप्रभात कहते हैं। मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है हिटाची एनर्जी। इसका एनएससी कोड है पावर इंडिया। ये काउंटर में कंसोलिडेशन चल रहा था, अभी बॉलिंगर बैंड को पार करके ऊपर की तरफ चलने लगे हैं। मुझको ये काउंटर काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के रूप में देखा जाए तो ये अपना अप ट्रेंड पूरी तरह बरकरार रखे हैं। कंसोलिडेशन के बाद में फिर ऊपर जाएगा। मेरा टारगेट काफी लंबा है, 2995 और 3225, ये दोनों टारगेट 1 साल के लिए देके मैं हिटाची खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2375 का। 2375 का स्टॉप लॉस रखिए। 2995, 3225, ये दोनों टारगेट मान के, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टारगेट 1 साल के अंदर पूरी तरह हासिल कर लेंगे। ओके, तो बड़े बड़े टारगेट के लिए हिटाची एनर्जी या फिर पावर इंडिया, इस स्टॉक को खरीदना, ये है रजत सर की राय। सिद्धार्थ जी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर, लॉन्ग टर्म पिक एसपीएल की। गुड मॉर्निंग फिर से अनिल जी और सभी को। आज जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक है वो डबल होने वाला स्टॉक है। भाव डबल होने वाला नहीं,
ये जो स्टॉक है वो है बिरला कॉर्प, और डबल क्या होने वाला है इसका ये बताता हूं। बिरला कॉर्प पे खरीदारी की राय है, टारगेट पहले बता दूं 1968 और डबल क्या होने वाला है, डबल होने वाला है इनकी कैपेसिटी। आज जो 15 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है वो 30 मिलियन टन सीमेंट में हो सकती है FY27 तक, डबल होने की योजना है बिरला कॉर्प की कैपेसिटी। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस हाइक और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इनके कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे इनको नेगेट कर देंगे। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है बिरला कॉर्प लंबी अवधि के लिए। कोल प्रोडक्शन, इनके पास कैप्टिव कोल माइन भी है जो अपने सीमेंट के प्रोडक्शन में काम लागेंगे, उसमें भी इन्होंने बूस्ट किया है प्रोडक्शन को। बिरला कॉर्प पे खरीदारी की राय है जिसका एक्सपेंशन प्लान दमदार है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 1968। बिरला कॉर्प पर खरीदारी की राय है, ये काउंटर आ रहा है, सिद्धार्थ जी को पसंद, नजर रखिए इस पर भी। पर आई कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं तैयार। आइए पहले एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। डीपीए स्पेशल कॉल रहेगा, और स्पेशल कॉल इसलिए रहेगा क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न इस स्टॉक ने किया है और उसके साथ साथ डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग है। मैं ऑप्शन के द्वारा ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। बाय करना है टाटा स्टील का 1200 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 34 से 28 तक आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, 25 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगले गुरुवार तक 55 और 60 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इसका लॉजिक इस तरीके से है, 2 दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज आया था टाटा स्टील स्टील सेक्टर पे और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और 2 ही दिनों में एक्यूमुलेशन हुआ है और वापस एक बार जो पिछला स्विंग टॉप है वो तोड़ दिया है। नवंबर के मिड से जो टॉप बने हैं, अगर उससे ट्रेंड लाइन लेते हैं तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ऑप्शन चेन डेटा है जो कि अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सब देखते हुए मेरे कैश के लेवल्स के टारगेट रहेंगे लगभग 1275 से लेके 1300 एक हफ्ते के अंदर। अच्छे खासे शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं, तो मेरा मानना है कि एक हफ्ते का वक्त लेना चाहिए आपको। 1200 का कॉल ऑप्शन अभी करंट लेवल्स में बाय करना चाहिए, 28 तक एक्यूमुलेट करना है, 25 का स्टॉप लॉस, टारगेट 55 to 60 अगले गुरुवार तक। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील कॉल ऑप्शंस के जरिए करें खरीदारी। वैसे 1200 के लेवल्स किरण जी को इस पर 1300 के लेवल्स किरण जी को इस पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं सुमित जी की पसंद, बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु मेरे पास सेल कॉल आया है। ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम प्ले के लिए बैंकिंग स्टॉक के अंदर बिकवाली आ रही है जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक यहां से गिरावट दिखा सकता है। 1543 1545 का अभी फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है, इसको यहां पे सेल करना होगा। 1560 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। एचडीएफसी बैंक में मेरे को लग रहा है कि 20 से 30 रुपए का फॉल यहां से सीएमपी से देखने को मिल सकता है। 1525 रुपए से लेके 1510 रुपए तक के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 1 से 2 दिनों के लिए सेल करना है एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे सीएमपी पे। 1560 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और 1525 और 1510 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सवाल रहेगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। ओके, तो एचडीएफसी बैंक है वो स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर शॉर्ट साइड पे। क्या बात है, पहला शॉर्ट कॉल आज का, और इस बीच बैंक निफ्टी ध्यान नहीं दिया, 300 नीचे आ चुका है। निफ्टी भी अब 18,200 के नीचे आता हुआ दिखा है। तो आज सुबह दीप जो हमारा इरादा था कि भाई गैप से खुलने पर नहीं खरीदना है, रुकना है, वो सही रहा। ऊपरी स्टॉक पर आज लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही, तो सही वक्त पर आपको अलर्ट कर दिया। अब ध्यान रखें आप स्वयं। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है। रजत सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। सर देखिए, आज के लिए जो पोजिशनल पिक है वो है अल्काइल अमाइन। ये अल्काइल अमाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को केटर करते हैं और इसमें खासियत यह है कि एक अच्छी मार्जिन वाला बिजनेस है और अनलाइक इसका जो कंपटीटर है उसकी तरह अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ये सब में ये ध्यान नहीं लगाते हैं। तो इसका अगस्त के महीना में जो टॉप बना था 4700 के ऊपर में, उसके बाद में काफी लंबा करेक्शन के बाद में फिर से एक बार ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी ये कॉल देने की कारण ये है
कि अभी हर एक मूविंग एवरेज, मतलब मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ चलने लग गया है और ये दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड के लिए, जिसमें कि मेरा टारगेट रहेगा 4450 और 4700 और इसके लिए स्टॉप लॉस आप रखिए 3500 के नीचे। 3500 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें खरीदारी कीजिए। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है, बट फिलहाल मीडियम टर्म के लिए मैं ये 4450 और 4700 का टारगेट देके रिकमेंड कर रहा हूं पोजिशनल पिक के रूप में। ओके, तो ये है आपके लिए अल्काइल अमाइंस पोजिशनल पिक के तौर पर। छोटा सा ब्रेक के बाद सिद्धार्थ जी देंगे आपको पोजिशनल पिक।